नमस्कार सभी को। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के सीएम और एनडीए के एक बड़े सहयोगी हैं, उन्होंने मोदी सरकार को एक बड़ी चेतावनी दे दी है। और ये चेतावनी है 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन को लेके। अब सवाल ये है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू इतने परेशान क्यों हैं। तो आइए शुरू से समझते हैं पूरे मामले को, ताकि कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, बात शुरू होती है जनगणना से। 2027 में होने वाली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि जनगणना के बाद परिसीमन होगा, यानी सीटों को नए सिरे से बांटा जाएगा। अब चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि अगर ये बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ तो दक्षिण भारत के राज्यों का बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बड़ा काम किया है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्य जैसे यूपी, बिहार, यहाँ पे जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब परिसीमन को लेके मीडिया में कुछ आंकड़े घूम रहे हैं, जिनको आप अफवाह कह सकते हो, क्योंकि रियल आंकड़ा क्या होगा ये तो जनगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन आंकड़ों के मुताबिक यूपी में जो लोकसभा की सीटें अभी 80 हैं, वो बढ़कर बहुत इजीली 120 प्लस हो सकती हैं। उसी तरीके से बिहार की सीटें 40 से बढ़ के 60 प्लस हो सकती हैं। लेकिन वहीं हम जब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो तमिलनाडु की सीटें 39 हैं और बढ़ के 48 होने की आशंका है। तो सीटों के इन आंकड़ों के अनुमान का पॉइंट ये है कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन का कहना है कि ये गलत है। दक्षिण भारत ने शिक्षा, विकास और जनसंख्या नियंत्रण में मेहनत की है, और अब अगर उन्हें कम सीटें दी जाएंगी तो ये उनकी मेहनत के लिए सजा होगा। वहीं जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया, उन्हें ज्यादा सीटें देकर एक तरीके से इनाम दिया जाएगा। अब इसके अगेंस्ट में चंद्रबाबू ने 2 सुझाव दिए। पहला ये कि सीटों की संख्या को फ्रीज कर दो, यानी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में कोई बदलाव ही मत करो। और दूसरा ये कि अगर सीटें बढ़ानी हो तो अनुपात फिक्स कर दो, यानी सीटों का नंबर भले चेंज हो लेकिन परसेंटेज सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी राज्य की हिस्सेदारी 10% की है तो सीटें बढ़ने के बाद भी उसकी हिस्सेदारी 10% ही रहे। अब सरकार चंद्रबाबू नायडू के सुझावों को कितना महत्व देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचा एक दूसरे से बहुत अलग है। दक्षिण भारत ने व्यापार, शिक्षा और उद्योगों में तेजी से तरक्की की है। वहीं उत्तर भारत में जनसंख्या विस्फोट हो गया, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी जैसी चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रबाबू नायडू विपक्ष के कोई नेता तो नहीं है कि जिनकी बातें हवा में उड़ा दी जाए। आखिरकार वो सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, और उनके बिना सरकार पावर में रह भी नहीं सकती, तो उनकी बातों को इंपॉर्टेंस तो देना ही होगा। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि जो परिसीमन है वो बीजेपी की सियासी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी दरअसल उन राज्यों को फायदा देना चाहती है जहां पे उनकी पकड़ मजबूत है, और जाहिर सी बात है बीजेपी की पकड़ उत्तर भारत में दक्षिण भारत की अपेक्षा बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का इशारा भी शायद यही है कि अगर ऐसा होता है तो ये संघीय ढांचे के लिए एक खतरा होगा। वो कह रहे हैं कि ऐसा करने से दक्षिण भारत के लोगों के वोटों की कीमत कम हो जाएगी और उत्तर भारत के वोट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये बात संविधान के उस सिद्धांत को भी चुनौती देगी जिसमें हर वोट की कीमत को बराबर माना गया है। दोस्तों, जनगणना शुरू होगी 2027 में और आंकड़े शायद 2029 तक आएंगे, यानी 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो होगा पुराने परिसीमन पे ही। महिला आरक्षण से लेकर जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे भी तब तक लागू नहीं होंगे। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या सरकार इन मुद्दों को जानबूझ के टाल रही है। देखना यह भी है कि चंद्रबाबू की चेतावनी के बाद बीजेपी कोई कदम उठाएगी। लेकिन इतना तो साफ है कि ये मुद्दा भारत की सियासत में उत्तर और दक्षिण के बीच में एक बड़ी लकीर खींच सकता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि परिसीमन में दक्षिण भारत के साथ नाइंसाफी होगी, या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए कमेंट बॉक्स में।